नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं सौरभ जौहरी। हरियाणा के स्थापना दिवस को खास बनाने की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। हरियाणा की सैनी सरकार एक साथ नई योजनाओं को शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। इन योजनाओं में 1 नवंबर से पेपरलेस रजिस्ट्री शुरू होना, 1 मार्च 2027 की जातिगत जनगणना से पहले ही मकानों की गणना का फैसला लिया जाना, लाडो लक्ष्मी योजना में दावे की पहले चरण में 20 लाख लाडो को लक्ष्मी मिल जाना और एक साथ कई सौगातों से प्रदेश को स्मार्ट बनाने की योजना भी शामिल है। ऐसे में सैनी सरकार की मैराथन तैयारियां हरियाणा को और कितना स्मार्ट और हाईटेक बनाने जा रही हैं और इन प्रयासों का कितना असर जमीनी स्तर पर देखने को मिलेगा, ये सवाल है। तो स्थापना दिवस पर क्या कुछ खास होने जा रहा है, इस बार कितनी ट्रांसपेरेंसी आएगी और जो बड़े ऐलान, बड़ी तैयारियां हैं, उनका धरातल पर कितना असर देखने को मिलेगा, सैनी सरकार की क्या खास तैयारियां हैं और क्या क्या समस्याएं हैं जिन पर इस बार सरकार काम करने जा रही है स्थापना दिवस पर, ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं। आप सभी के साथ चर्चा आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए, फिर करते हैं चर्चा शुरू। 1966 मां बने अपने हरियाणा का एक और स्थापना दिवस आ गया। इस स्थापना दिवस पर 1 नवंबर 2025 से प्रदेश को स्मार्ट बनाने की कोशिश है। दरअसल इस 1 नवंबर से एक साथ कई नई चीजें जुड़ जाएंगी। सबसे पहला तोहफा 1 नवंबर से प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन पेपरलेस हो जाएगा, यानी रजिस्ट्री के लिए आपको तहसीलों में नहीं जाना पड़ेगा। सरकार की ये नई व्यवस्था बेहद सुविधाजनक है, पर क्या इससे तहसीलों का भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा या फिर भ्रष्टाचार के नए तरीके खोज लिए जाएंगे? लीजिए सरकार की बेहद प्रभावी और जन कल्याणकारी सुविधा का जिक्र। एक बहुत बड़ी नई पहल, मैं इसको कहूँगी ऐतिहासिक पहल ली जा रही है। और ये जो 58 साल से हमारी जो प्रणाली बनी हुई है तहसीलों में रजिस्ट्रेशन कराने की, जो ज़मीन की रजिस्ट्रेशन डीड्स हैं, उस व्यवस्था को हम बदल रहे हैं और अब हम पेपरलेस रजिस्ट्रेशन की ओर जा रहे हैं। हरियाणा ये करने वाला देश में पहला प्रदेश होगा। 29 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसे बबैन में, कुरुक्षेत्र जिले में लॉन्च किया था पहली बार, और अब 1 महीने की उसमें और इम्प्रूवमेंट और टेस्टिंग के बाद अब हम पूरे प्रदेश में 1 नवंबर जो हरियाणा दिवस भी है इसे लॉन्च कर रहे हैं। दूसरा बड़ा कदम सरकार के लिहाज से 1 नवंबर से जनगणना से 1.5 साल पहले ही मकानों की गणना। कई लोगों को ये समझ नहीं आ रहा, जब परिवार पहचान पत्र और प्रॉपर्टी आईडी जैसे रिकॉर्ड सरकार के पास हैं तो मकानों की गणना का औचित्य। इसी तरह प्रदेश की लाडो को लक्ष्मी देने का शुभारंभ भी 1 नवंबर से हो रहा है। मंत्री दावा कर रहे हैं कि पहले चरण में 20 से 21 लाख लाडो को लक्ष्मी मिल जाएगी, पर अभी तक रजिस्ट्रेशन तो 7 लाख महिलाओं का ही हुआ है। इसी तरह 1 नवंबर को प्रदेश को नए या कोई नया जिला मिल सकता है। हर जिले में इस बार जिला स्तर पर भी हरियाणा दिवस धूमधाम से मनाने की तैयारी है। इस पर विपक्ष की प्रतिक्रिया। देखो, दावे हम कई सालों से सुन रहे हैं। 11 साल इस सरकार को हो गए। अब किसी से भी पूछ लो कि कोई दावा भी इनका सही साबित हुआ है। रही बात रजिस्ट्रियों की, न जाने कितने घोटाले हो चुके हैं इनके, और अब भी पोर्टल की ये बात करते हैं कि हो जाएगा, पोर्टल में करो और फ़ौरन हो जाएगा। हम खुद भुगतभोगी हैं इनके पोर्टलों के। कितना लोगों का टाइम वेस्ट होता है, ज़्यादा टाइम लगता है। अब इनका कंट्रोल है नहीं सिस्टम पे किसी भी प्रकार से। अब किसी उपभोक्ता से पूछ लीजिए, कहने की बातें हैं। अब 1 नवंबर को इन्होंने काफ़ी सारी अनाउंसमेंट तो करनी है, तो 1 नवंबर को अनाउंसमेंट हम एक बार फिर सुन लेंगे, जो 11 साल से सुनते आ रहे हैं, 10 साल से। मतलब पहली बार हरियाणा में चीज़ें बदलने और प्रदेश को स्मार्ट दिखाने की कोशिश हो रही है, पर एक साथ इतनी चीज़ों से क्या ज़िंदगी आसान हो जाएगी? हरियाणा सचमुच स्मार्ट हो जाएगा? चलिए इंतज़ार करते हैं। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज़।
तो इस बार क्या कुछ तैयारियां हैं हरियाणा सरकार की स्थापना दिवस पर, और जो तैयारियां उस पर विपक्ष क्यों सवाल उठा रहा है, ये भी बड़े सवाल हैं। पहले तैयारियों का ही जिक्र करेंगे। देवेंद्र, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं, किस तरह की तैयारियां इस बार हरियाणा सरकार करने जा रही है? स्थापना दिवस पर क्या कुछ खास रहने वाला है? देवेंद्र, आवाज मिल रही है? आज 6 बजे की डिबेट में देवेंद्र, हम सुन रहे हैं आपको, ठीक है। आवाज अगर आप तक नहीं पहुंच रही है फिर लौटूंगा आपके पास। महेश, यही सवाल। देखिए, जो आप जिक्र कर रहे हैं पेपरलेस रजिस्ट्री को लेकर, तो तमाम जो सवाल हैं वो सामने खड़े हैं इस वक्त। वजह क्या है कि पेपरलेस रजिस्ट्री से भ्रष्टाचार के खात्मे का जिक्र किया जा रहा है, लेकिन आपको याद होगा कि इसी भ्रष्टाचार को कम करने के लिए तहसीलदार की जो शक्तियां हैं वो वितरित की गई थी। दूसरे डेजिग्नेशन पर भी तहसीलदार की जो शक्तियां हैं वो समाहित की गई थी, जिसमें रजिस्ट्री करने का अधिकार एसडीएम को भी दिया गया था, और तमाम जो दूसरे ओहदेदार थे उसमें इसका बंटवारा किया गया था, सिर्फ इस मकसद से कि तहसीलदार भ्रष्टाचार में गले से ऊपर डूब चुके थे, और इसी भ्रष्टाचार को कम करने की कोशिश में एसडीएम और तमाम दूसरे ओहदों पर तहसील कार्यालय में ही टोकन काटने की व्यवस्था वहां पर की गई थी। ऑनलाइन ये व्यवस्था थी, और उसके बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि भ्रष्टाचार घटेगा, लेकिन भ्रष्टाचार कई गुना ज्यादा बढ़ गया। यानी जिस काम के 2000 रुपए लिया करते थे भ्रष्टाचार की खर्च की मैं बात कर रहा हूं, वो अब 20,000 हो चुका है। तो ये शिकायत जो है आए दिन हमें सुनने को मिल रही थी कि टोकन व्यवस्था जनरेट की गई, एसडीएम के पास रजिस्ट्री के इख्तियारात दिए गए, और कोशिश ये की गई कि ये जो तहसीलदार अपने हाथ में इतनी ज्यादा शक्तियां रजिस्ट्री को लेकर रखे हुए थे वो अब वितरित हो चुकी हैं, तो ऐसे में भ्रष्टाचार घटेगा। लेकिन भ्रष्टाचार घटने की बजाय और ज्यादा बढ़ गया। अब मैं दूसरी परिस्थिति का जिक्र यहां पर करना चाहूंगा, प्रॉपर्टी आईडी को लेकर। देखिए, प्रॉपर्टी आईडी किसने बनाई, कब बनाई और कैसे बनाई, कोई नहीं जानता। कोई एक शख्स आपके घर के सामने आया, उसने एक फोटो खींचा, उसे जीपीएस पर लोड कर दिया, उसके बाद आपके मकान का मालिक किसे भी दिखाया। आपका मकान अगर 100 गज का है तो डॉक्यूमेंट में वो 300 गज का भी हो सकता है, और आपके मकान के मालिक आप खुद हों या किसी और का नाम भर दिया गया, ये भी कोई जरूरी नहीं है। एड्रेस भी गलत, नाम भी गलत, जितना आपके प्लॉट का साइज है वो साइज भी गलत, मंजिल भी गलत। और इसी गलतियों के सिलसिले को ठीक करवाने के लिए अगर आज की तारीख में भी आप नगर निगम तक जाएंगे तो यह आपके लिए मुमकिन नहीं है जितनी सारी गलतियां आप एक साथ ठीक करवा लें। और अगर कोशिश भी करेंगे तो कम से कम 4 से 5 बार आपको ओटीपी देना पड़ेगा। बार बार एक पूरे सिलसिले की शुरुआत यहाँ पर हो जाएगी। एक पूरा व्यवस्था यहाँ पर खड़ी की गई है जिसमें इस तरह के करेक्शंस को लेकर कोशिशें की जाती हैं। अब उसी कोशिश को मैं दूसरे संदर्भ में लेकर जाने की कोशिश करूं। आपको अगर अपनी प्रॉपर्टी को बेचना है और आप बेचना चाहते हैं, और इसी काम को करवाने के लिए यानी प्रॉपर्टी आईडी को ठीक करवाने के लिए अगर आप 10,000 रुपए की रकम खर्च कर दें तो फिर हो सकता है कि जो काम महीनों में संभव नहीं था वो 24 घंटों के भीतर हो जाए, या 15 देंगे तो हो सकता है कि सुबह से लेकर दोपहर तक हो जाए। ये तमाम व्यवस्थाएं आज भी हरियाणा में चल रही हैं। अविनीत जी, क्या तैयारियां देख रहे हैं हरियाणा सरकार की? ठीक है, मैं महेश लौटता हूं। होने जा रहा है, ये उम्मीद से परे की बात है। अगर ये हुआ तो यकीनन फिर हैरानी वाली बात होगी। ठीक है, मैं आता हूं महेश आपके पास। वीरेंद्र जी, अब आगे क्या कुछ तैयारियां आप देख रहे हैं? कितना प्रभाव और रणनीतिक तैयारियां जो चल रही हैं, हरियाणा को कितनी सौगातें मिलने जा रही हैं और इसका कितना व्यापक असर? सर देखिए, हरियाणा सरकार का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य तो पवित्र है, लेकिन इस उद्देश्य में कुछ लोग जो है पलीता लगाते हैं। जो एक भ्रष्ट व्यवस्था को जो लोग पहले उसमें पले और बड़े हैं वो नहीं चाहते कि इस व्यवस्था में सुधार हो जी। तो ये ढर्रे को बदलने की आवश्यकता है। सरकार अपने स्तर पर काफी कुछ प्रयास कर रही है। अब जिस तरह से सेवाओं का ऑनलाइन किया गया, तबादले ऑनलाइन किए गए, फिर भी अभी व्यवस्था में बहुत कुछ खामियां हैं, वो धीरे धीरे सुधार होगा। अभी जिस तरह से महेश जी जिक्र कर रहे थे, अब रजिस्ट्रेशन के लिए सरकार ने प्रक्रिया भी बदली। पहले तो सिर्फ तहसीलदार और नायब तहसीलदार को ये अधिकार होते थे, फिर इसके अंदर एसडीएम और डीआरओ को भी शामिल किया गया। भाई कोई भी व्यक्ति अपनी सुविधा अनुसार कहीं भी किसी से भी रजिस्ट्री करा सकता है। तो एक व्यवस्था बनाई गई। अब जो ये व्यवस्था बनाई गई है, अब पेपरलेस जो बनाई गई है, देखिए अब उसके अंदर सरकार ने कुछ पहले ही फीड कर दिया ताकि आपको जो स्टाम्प पेपर रीडर होते हैं, जो डीड राइटर होते हैं, उनकी आवश्यकता ही ना पड़े। क्योंकि एक माना जाता है कि अगर ये डीड राइटर ही सबसे बड़ी व्यवस्था में बाधा डालते हैं
यही बीच में बिचौलिएपन का काम करते हैं। तो अब जो है अगर आप स्वयं ही डालेंगे, उसके अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स को स्वयं ही फीड करेंगे, सारी जानकारी स्वयं देंगे, तो उसके अलावा आपको देखिए जो काम जांचने का है, जो दस्तावेज जांचने हैं वो तो वही क्लर्क हैं, जांचने का काम तो उन्हें नहीं करना है और इसमें कोई परिवर्तन हो भी नहीं सकता। हाँ, जो अगर रद्द किया जाएगा तो उसका कारण बताना जरूरी होगा, तो कारण बताया जाएगा। फिर आपको तहसील में तो जाना ही है, बायोमेट्रिक भी होगा और जो जिसने खरीदार और जो बेचने वाला होगा जो होगा तो वहां तो जाना ही पड़ेगा, दोनों की वहां फोटो भी होगी। तो अभी भी व्यवस्था का सुधार करने की दिशा में 1 महीने का प्रशिक्षण भी किया गया है, क्योंकि पहले ये बवैन में किया गया, अब पूरे हरियाणा में लागू होगा। तो समय के साथ साथ इसमें नए नए अनुभव आएंगे। और जिस तरह से प्रॉपर्टी आईडी का जिक्र कर रहे थे उसमें काफी खामियां हैं, हालांकि उद्देश्य पवित्र था ताकि सभी लोगों को अपनी प्रॉपर्टी जो हो उसका कोई डिस्प्यूट ना हो। लेकिन अब क्या होता है कि जब रजिस्ट्रेशन होता है तो किसी और की प्रॉपर्टी दिखा दी जाती है जिसमें एनडीसी के लिए जिसमें नो ड्यूज नहीं होते, प्रॉपर्टी किसी की दिखा दी किसी की जाती है, क्योंकि और कोई ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं, क्योंकि उसमें तो सिर्फ कोई पुष्टि तो होती नहीं है, आपने तो सिर्फ प्रॉपर्टी आईडी नंबर डालना है, उसके अलावा उसकी और कोई पुष्टि नहीं है। तो ये कई अभी व्यवस्थागत खामियां हैं, तो धीरे धीरे सुधार होगा। और हमें अभी कोई हरियाणा में नए जिलों का सृजन भी हो सकता है, काफी समय से मामला लंबित है, जो उप समिति बनी हुई है वो भी इसका आकलन कर रही है। अब नया जिला क्या हांसी बनता है, गोहाना बनता है या असंध की मांग की जा रही, तो ये फैसले तो राजनीतिक आधार पर होते हैं। हालांकि कहा जाता है कि भौगोलिक आधार पर निर्णय लिए जाते हैं जो उप समिति फैसला देगी, लेकिन ये निर्णय राजनीति से प्रेरित होते हैं। पहले भी जिलों का गठन हुआ वो राजनीति से प्रेरित रहा और अब भी ऐसा ही होगा, उसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं आएगा। कई लोग जिले बनने के पक्ष में होते हैं, कई लोग इसके खिलाफ होते हैं, जो विरोध में होते हैं उनका कहना है कि इससे अनावश्यक भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा। जो मामला पहले स्थानीय स्तर का होता था, बड़े अधिकारी आकर बैठने लग जाएंगे तो मामला बढ़ जाएगा, भ्रष्टाचार के जो है वो पहले से ज्यादा हो जाएगा। तो सबके अपने अपने तर्क और वितर्क हैं। तो इसके अलावा देखिए हरियाणा दिवस पर सरकार ने जो अपने नागरिकों को जो सुलभ जो प्रशासन और शासन देने की अपनी नीति है उसके लिए कृत संकल्प है। और इसमें ये देखा जाएगा कि अब जो है नैब सैनी अपने जो कार्यकाल के 1 वर्ष के अंदर लोगों को किस तरह की सुविधाएं देते हैं। हालांकि देखिए काफी कुछ सुविधाएं महिलाओं के लिए भी हैं, लाडो लक्ष्मी योजना है। जब चुनाव के दिनों में तो ये कहा गया था कि हर महिला को ये लाभ मिलेगा, लेकिन बाद में उसमें प्रतिबंध लगा दिए, कुछ उसके अंदर अलग से अपवाद कर दिए गए। अब आएगा उसमें एक जो दायरा है वो जोड़ दिया गया। पहले जब चुनाव के समय घोषणा की गई थी तो कहा गया था सभी महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा, सभी महिलाओं में बड़ी प्रसन्नता हुई थी, लेकिन अब आय का दायरा बना दिया गया है। तो धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ाया भी जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो महिलाओं की महत्वाकांक्षा थी उस पर निश्चित रूप से उन पर आघात तो लगा है। और लोगों में ये भ्रम भी है कि जो लोग इसके दायरे में आ जाएंगे उनके बीपीएल कार्ड कट जाएंगे, कई तरह की आशंकाएं हैं। तो इस तरह से देखिए जब चुनाव के समय में कि 10 लाख बीपीएल कार्ड बनाए गए थे, बाद में वो काट दिए गए, तो इस तरह से कई धारणाओं को बल मिलता है। और सत्तारूढ़ दल का कहना है कि विपक्ष ऐसी भ्रांति फैला रहा है, तो ये आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं। लेकिन एक सामान्य की दृष्टि से देखा जाए तो सरकार का उद्देश्य पवित्र है और सरकार अपने इस लक्ष्य में कहां तक कामयाब होती है ये अब इसका आकलन तो लोग ही करेंगे। देवेंद्र, क्या तैयारियां नजर आ रही हैं और कितना व्यापक असर देखा जाएगा? जो ऑनलाइन रजिस्ट्री की बात सरकार के द्वारा की जा रही है, डिजिटल हरियाणा बनाने की बात की जा रही है, भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होगी, सरकार की नियत और नीति क्या कहती है? देखिए सौरभ, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती होती है। 2014 में जब मनोहर लाल जी पहली दफा मुख्यमंत्री बने थे, बीजेपी सत्ता में आई थी। मोदी जी के बाद हरियाणा में बीजेपी अपने बूते सत्ता में आई थी, मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बने थे। क्योंकि मुख्यमंत्री थे, मेरे को आज तक याद है 25 दिसंबर 2014 को पानीपत के लघु सचिवालय में मनोहर लाल जी ने ऑनलाइन सेवाओं की शुरुआत की थी। उससे पहले मुख्यमंत्री बनते ही थोड़े दिन बाद उनका बयान था कि हरियाणा में सबसे ज्यादा करप्शन अगर कहीं है तो वो तहसीलों में है। ये तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा था। और जब उन्होंने ऑनलाइन सेवाओं की शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती से 25 दिसंबर 2014 को पानीपत से की थी, अक्टूबर में तो मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने कहा था हम धीरे धीरे सरकारी
सेवाओं का, योजनाओं का ऑनलाइन करेंगे इनको। आज मेरे हिसाब से 400 से ज्यादा सेवाएं, स्कीमें, सब्सिडी सब ऑनलाइन है। लेकिन सबसे बड़ा जो आकर्षण है कि प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को इस तरह से प्रक्रिया अपनाई गई है कि तहसील में ही ना जाना पड़े, आप घर बैठे या CHC पे जाके, कॉमन सर्विस सेंटर पे आप अपने कागज अपलोड कर दो। पहले बैंकों में स्टाम्प पेपर खरीदने होते थे, पूरा पूरा दिन लग जाता था। अभी इस पूरी प्रक्रिया में आपको स्टाम्प खरीदने की भी बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी प्रक्रिया में ये भी शामिल होगा कि कितना आपका स्टाम्प पेपर का जमा पैसा करना है आप कर दो, उसके बाद पेपर्स अपलोड करो। जो लोग ऑनलाइन सेवाओं में पारंगत हैं, IT के आजकल बच्चे हर घरों में परफेक्ट हैं इस तरह के कामों में, तो अब तहसील जाने की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ आखिरी बार तहसील तब जाना होगा जब रजिस्ट्रेशन का हो जाएगा। उसके बाद पूरी तरह से डीड होती है, जो रजिस्ट्री जिसको हम कहते हैं, वो बेचने वाला, लेने वाला लास्ट बार जाएगा और उनकी बायोमेट्रिक हाजिरी लगेगी कि हाँ प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो गया है, बस लास्ट में जाना पड़ेगा। बीच के जो थे करप्शन वाली बात थी, एक मैं आपको सौरभ बता दूं जी, बहुत सारे जो डीड राइटर होते हैं उन्हीं के थ्रू जो करप्शन होता था, ये आरोप भी लगते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है जी। पहले की बात, कई साल पहले की, डीड राइटर के थ्रू ही सारी रजिस्ट्रियां होती है। वो तहसील को दार को बताते हैं, नायब तहसील किसकी रजिस्ट्री है, कोई पहुंच वाला आदमी है जहां कुछ खतरा हो सकता है तो उसकी रजिस्ट्री हो जाती थी, नहीं तो हर रजिस्ट्री डीड राइटर के थ्रू होती थी। जो पैसों का लेन देन जो आरोप है और हमने महसूस किया, देखा है, डीड राइटर ही जो लेन देन का काम करते थे। शाम को हिसाब होता था, कई साल पहले पानीपत की बात बता दूं, किसकी कितनी रजिस्ट्रियां हुई है वो हिसाब होता था। उसमें सबके और भी लोग जो इन्वॉल्वमेंट जिनकी होती थी, जो प्रक्रिया से गुजरते थे। सरकार ने, जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने माना था कि सबसे ज्यादा करप्शन तहसीलों में है, तो उन्होंने कोशिश की, एक अच्छी योजना सरकार की सामने आ रही है। लेकिन मेरे को शक ये है कि ये जो सरकारी कर्मचारी हैं जो तहसीलों में काम करें या डीड राइटर हैं, सरकार की योजनाएं अच्छी हैं, लेकिन कहीं कहीं व्यवहारिकता की कमी लगती है मेरे को कि डीड राइटर का कोई भूमिका, डीड राइटर कहां जाएंगे? डीड राइटर के यहाँ सैकड़ों आदमी एक एक तहसील में काम करते हैं जो जुड़े होते हैं। डीड राइटर के यहाँ 5, 6, 7, 8 आदमी काम करते हैं, उनका रोजगार है। हालांकि करप्शन नहीं होनी चाहिए, एक बात ये। दूसरा, 20 से 21 लाख लाडो लक्ष्मी को पहले चरण में फायदा देने की बात मंत्री लोग दावा करते हैं, मुख्यमंत्री भी, लेकिन अभी तक तो 7 लाख महिलाओं का रजिस्ट्रेशन हुआ है। वो भी एक दुविधा की स्थिति है। 7 लाख महिलाएं हैं जबकि 20 से 21 लाख को फायदा पहुंचाने की बात हो रही है। अब हरियाणा में भी जातिगत जनगणना जो है 1 मार्च 2027 से शुरू होनी है, जो सारा प्रपोजल आया है, जो आदेश आए हैं, लेकिन अभी 1.5 साल पड़ा है 1 मार्च को। लेकिन उससे पहले मकानों की गणना, कौन सा मकान किसके पास है, इसकी भी गणना की बात हो रही है। ठीक है, लेकिन आप देखिए, जब परिवार पहचान पत्र बने, प्रॉपर्टी ID बनी, सरकार के पास रिकॉर्ड है ना प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी किसके नाम है, किसके नाम कितनी प्रॉपर्टी है, ये सारे। जैसे अब मकानों की गणना, बड़ा मतलब, मैंने कई लोगों से बात की, वो कह रहे हैं अजीब तरह का फैसला है। ठीक है भाई, आपके पास परिवार पहचान पत्र है, सारा डाटा है, इस फैसले का कितना असर होगा देवेंद्र? नाम है आपके, ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास। आप मकानों की गणना कैसे करेंगे? मतलब ये तमाम चीजें व्यवहारिक बात नहीं लग रही। बिल्कुल बिल्कुल। महेश, अब विपक्ष तो लगातार आरोप लगा रहा है, कुमारी शैलजा तो कह रही है कि एक भी दावा सही साबित नहीं हुआ, भ्रष्टाचार पूरी तरह से व्याप्त है, घोटाला हुआ, सिस्टम पे कंट्रोल नहीं है। सरकार प्रयास कर रही है लेकिन विपक्ष लगातार लामबंद है। देखिए, मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार किसी हद तक सरकार ने कम करने की अपनी कोशिश ज़रूर की थी और ईमानदार कोशिशें सरकार की तरफ से की गई थी, लेकिन अधिकारियों और कर्मचारियों ने तमाम कोशिशों को एक तरीके से स्वाहा कर दिया और किसी कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया। अभी भ्रष्टाचार की मौजूदा परिस्थितियों को समझने की कोशिश करेंगे तो हरियाणा में मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा भ्रष्टाचार बढ़ चुका है और आए दिन भर हम जो लोगों से सुनने को मिलता है और जिस तरीके का रिएक्शन लोग दे रहे हैं, तो ये सवाल भी बार बार सामने आता है। जो मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा था कि 2000 रुपये में जो काम करवाया जा रहा था पहले, अब उसी काम के 20,000 रुपये मांगे जा रहे हैं। हमें बहुत सारी व्यवस्थाएं ऐसी देखने को मिली है जहां पर ऑनलाइन व्यवस्थाएं तो खड़ी की गई लेकिन उसका तोड़ भी कर्मचारियों की तरफ से निकाल लिया गया। अब आप सीएम विंडो पर की जाने वाली शिकायतों का ही जिक्र कर लीजिए। अगर कोई सीएम विंडो पर शिकायत कर रहा है और सीएम विंडो के जो एमिनेंट पर्सन हैं उनके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं है, किसी भी राजनीतिक कारण से, किसी पारिवारिक कारण से, सामाजिक कारण से या व्यक्तिगत कारणों से, तो हो सकता है कि आपकी किसी शिकायत किसी नतीजे पर ही नहीं पहुंचे और आपको
आपके मोबाइल पर SMS आ जाए कि आपकी शिकायत का निवारण किया जा चुका है और अब ये शिकायत बंद की जा रही है। ठीक है, तो आप जिस मैं शिकायत इस समय थोड़ा कम शुरू करके आए थे, आगाज जिसका किया था, उसका अंजाम क्या हुआ? एक SMS। तो इस तरह की परिस्थितियां पहले भी देखने को मिली है। प्रॉपर्टी आईडी का मैं जिक्र कर रहा था, किसने बनाई, कब बनाई, कोई नहीं जानता। हजारों गलतियों के साथ एक आईडी आपके हाथ में है, लेकिन अगर उन गलतियों को आप दुरुस्त करवाना चाहते हैं तो आपको अपने मकान की ओरिजिनल रजिस्ट्री चाहिए और वो डॉक्यूमेंट आपसे मांग लिए जाएंगे जो शायद आपके पास ना हो या आपके दादा के पास हो, आपके पिता के पास हो, आपके पास ना हो। इस तरह की डॉक्यूमेंट्स की जो डिमांड है वो की जा रही है। लेकिन जब ये आईडी बनाई गई तब किससे पूछा था, किसने बताया था, कौन था? बिल्कुल बड़ा सवाल है, ये तमाम बड़े सवाल हैं। वीरेंद्र जी और देवेंद्र, समय थोड़ा कम है, संक्षेप में आप दोनों के ही कमेंट चाहूंगा। वीरेंद्र जी, कितनी बड़ी चुनौतियां आप पेश आएंगी जो तमाम बातें महेश ने कही? देखिए, सरकार के समक्ष चुनौतियां तो हैं ही हैं जी। देखिए, भ्रष्टाचार तो समाप्त हो नहीं सकता और इस पर अंकुश लगाने की बात है। कर्मचारियों, अधिकारियों में भय होना चाहिए। हम लोग स्वयं ही भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन देते हैं। जब लोग ही स्वयं ही इस बात के लिए दोषी हैं तो सरकार को कटघरे में रखना उचित नहीं है। तो ऐसे में देखिए, सरकार की तरफ से प्रयास है, प्रयास अच्छा है, सही दिशा में है। सरकार ने जो अपने वायदे किए थे उसको पूरा करने की दिशा में अग्रसर है। लेकिन देखिए, जो व्यवस्थागत खामियां हैं उनको तो अभी दूर करने में काफी वर्षों लग जाएंगे और धीरे धीरे हमें अपेक्षा की जानी चाहिए कि सुधार होगा और सरकार अपने वायदों को पूरा करने के लिए अग्रसर हो रही है। देवेंद्र, संक्षेप में जवाब चाहूंगा, जो जमीनी स्तर पर तैयारियां हैं वो क्या सरकार के द्वारा कर ली गई हैं? स्थापना दिवस पर अब जब पिटारा खुलेगा, जो ऐलान, जो योजनाएं धरातल पर लागू की जाएंगी तो सब कुछ जनता के हित में होगा, ऐसा कह सकते हैं? संक्षेप में जवाब दें। सौरभ, सरकार की मंशा तो अच्छी है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कई चीजें व्यवहारिक कई बार नहीं लगती या उस तरह का माहौल नहीं है। मैं ये कहता हूं सरकार जो 4-5 चीजें नए ला रही है, हरियाणा को स्मार्ट बनाने की कोशिश, फील गुड कराने की कोशिश है, लेकिन सरकार की साख भी दाव पर है। जो कि विपक्ष या भूपेंद्र हुड्डा लगातार कहते हैं इस पोर्टल से क्या फायदा, पोर्टल तो सिरदर्दी है। अगर आप पोर्टल या ऑनलाइन सेवाएं कर रहे हो तो सिस्टम कारगर साबित होना चाहिए, ना कि उसका मजाक बन जाए जैसा कई मामलों में हो रहा है। सरकार की साख का सवाल है नई योजनाओं को लागू करना और उसका फायदा पहुंचते हुए देखना। बिल्कुल है। स्थापना दिवस पर तैयारियां तो बड़ी मैराथन स्तर पर सरकार ने की हैं। तमाम लाडू लक्ष्मी योजना की बात की जाए, ऑनलाइन रजिस्ट्री की बात की जाए, तमाम ऐलान किए हैं, लेकिन धरातल पर इसका कितना फायदा देखने को मिलेगा ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए और यहाँ पर रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।